हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि ठीक ही होंगे। हमने आदिकाल का काल विभाजन पहले ही पढ़ लिया था। अब हम आगे का पढ़ेंगे। ये शुक्ल के अनुसार है। आदिकाल का नामकरण तो हमने पहले पढ़ लिया था काल विभाजन के अनुसार। हम आगे का पढ़ेंगे। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव या मतलब विकास माना जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये शुक्ल के अनुसार है। राजाशीत कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार राजा श्रेयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इसे लक्षण करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये राजाशीत कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजाओं सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। उसी को हमने क्या नाम दिया? परमंत परंपरा रासों के नाम में पाई जाती है ये, और उसी को हमने वीरगाथा काल कहा है। किसके अनुसार कहा वीरगाथा काल? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे देखिए, अपभ्रंश नाम पहले बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि माना जाता है। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इनके पिता गुहसेन संस्कृत प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि माना जाता है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। सिद्धों की भाषा कौन सी है? देश भाषा, मिश्रित भाषा या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोरसैनी प्रसूत अपभ्रंश या ब्रजभाषा, ब्रज और खड़ी बोली का था। आगे देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी। ये किसने कहा? ये शुक्ल के अनुसार है। आगे आदिकाल का नामकरण, इसको डिटेल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नामकरण और प्रसूता। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन और E.F.E.K। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, E.F.E.K। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु गणपति चंद्र गुप्त। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयप्पन काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल। इसको वीरकाल काल और नाथ ऐसे टिक बना लेंगे। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधि काल एवं चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने जय काल काल शंकर। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने क्या कहा है? आधार काल या आध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं इसको। कहीं कहीं आधे ऐतिहासिक काल कहा है, कहीं आधार काल लिखा हुआ है। और धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने क्या कहा? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किन्होंने कहा है? धीरेन्द्र शर्मा और बच्चन ने। उद्भव काल वासुदेव। ये संक्रमण वाला छोड़ दो। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम कवि और प्रसूता शिव सिंह सैगर ने पुष्यपुंड को प्रथम कवि माना है।
गणपति चंद्रगुप्त ने शालीबत सूरी को प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, राहुल सकरत्याई ने सरहप्पा को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को, चंद्र शर्मा गुलेरी ने मूंज को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? मूंज को। आगे देखिए, देवसेन कृत श्रवणाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन की रचना कौन सी है? श्रवणाचार। इसको क्या माना है? प्रथम रचना माना है। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया गया था। मिश्र बंधु ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया, फिर उसके संस्करण में सिद्धों और नाथों को शामिल कर उसकी संख्या 75 मानी गई है। आगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या पग समझा जाता है। ये शुक्ल के अनुसार है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृतिक का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है, जिस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि में अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। आगे देखिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना जाता है। अपभ्रंश का स्वर्णकाल हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी माना जाता है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद मिलते हैं, दोहा बंद, पगड़िया बंद और गेय पग बंद। अपभ्रंश का चरित्र काव्य पगड़िया बंद में लिखा जाता है। इसमें 16 मात्राओं का छंद है। चरित्र काव्यों में पगड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद दत्ता दिया जाता है। दत्ता यानी ठहराव दिया जाता है, जिसे कण्वक कहते हैं। आगे जोइंदू। ये अपभ्रंश रचना के अंदर पढ़ रहे हैं हम। जोइंदू को दूसरा नाम क्या? योगींद्र। 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू में दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। शंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा का प्रथम कवि कौन है? शंभू। इसने 3 ग्रंथ माने हैं, परमचेरू, ऋठनचरू और शंभू छंद। परमचेरू में राम का चरित्र विस्तार से वर्णन है। अपभ्रंश का आदिकाल माना जाता है। यह अपभ्रंश का आदिकाल माना जाता है। तुलसीदास के रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा। डॉक्टर भ्याणी ने इसे अपभ्रंश का कालिदास कहा है। डॉक्टर भ्याणी ने अपभ्रंश का कालिदास कहा है। किसे? शंभू को। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा है? शंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। उन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। शंभू को रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य लिखा किसने? राहुल सकरत्याई ने। शंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है। किसने कहा ये? राहुल सकरत्याई ने। आगे क्या? पुष्यदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में आश्रयदाताओं के अनुरोध से
पुष्यदंत मूलतः शैव कवि थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से इसके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सहगल ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 में 10वीं सदी तक इसका समय माना है। किसका? पुष्यदंत का। पुष्यदंत की रचनाएं देखिए, 63 महापुराण, गुणालंकार, कुमार चेरू और जसहर चेरू। ये बाद में हम ट्रिक से करेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 ग्रंथों का उल्लेख किया, आदि पुराण और उत्तर पुराण। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र का वर्णन है। स्वयंभू को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि कुलपितलक की उपाधि प्राप्त है। किसकी? स्वयं को यानी पुष्यदंत को किसकी उपाधि प्राप्त है? अभिमान मेरु, काव्यालंकार, कवि कुल तिलक आदि उपाधि प्राप्त है। डॉक्टर भ्याणी ने अपभ्रंश का बहुभूति कहा है। किसे? पुष्यदंत को। अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा? पुष्यदंत को। पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना जाता है। शिव सिंह सहगल ने इन्हें भाका की जड़ कहा है। शिव सिंह सहगल ने इसे क्या कहा है? भाका की जड़ कहा है। आगे है धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। किसने दी? मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। 10वीं शताब्दी में भविष्य कहा की रचना की। इसका समय कौन सा? 10वीं शती। और इनकी रचना कौन सी है? भविष्यत कहा। इनका संपादन डॉक्टर याकोवी ने किया। धनपति के पुत्र भविष्यत की लोक कथा का वर्णन इसमें है। भविष्यत में भविष्यत कहा रोमांटिक महाकाव्य है। आगे चतुर्मुख। हरिशेन ने थम परीक्षा में अपभ्रंश के 3 काव्यों का उल्लेख किया गया है। चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पगड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है। किसे? पगड़िया बंध का प्रवर्तक किसे कहा है? चतुर्मुख को। आगे मुनिराम को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना है। हीरा लाल ने इसका आविर्भाव हजारी से माना है। हेमचंद्र क्या थे? जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है। राजा सिद्ध के समय से रचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इनकी रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। इनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। इनमें संस्कृत, प्राकृति और अपभ्रंश तीनों के उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। इनकी रचना का क्या नाम है? शब्दानुशासन। इनके ग्रंथ योगशास्त्र, अन्य ग्रंथ इनके कौन से? योगशास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाम वाला कोश, दयाश्रय काव्य। आगे है जिनपद सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की परंपरा प्रसिद्ध थी। उन्हें अपने उपदेश रसायन रास, ये किसकी रचना है? जिनपद सूरी की। 1114 से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। यह 80 पगों को नृत्य गीत रास लीला काव्य है। सोमब्रह्म सूरी ये भी एक जैन पंडित थे। कुमार पाल प्रतिबोध नाम एक गद्य पग में संस्कृत प्राकृतिक काव्य लिखा। कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा? सोमप्रद सूरी ने। जैनाचार्य मेरुतुंग परमंद चिंतामणि। विद्याधर का समय क्या है? 13वीं सदी। इनके ग्रंथ का पता नहीं है, पर कुछ पद्य प्राकृतिक पिंगल सूत्र में मिलते हैं। प्राकृतिक पिंगल सूत्र में विद्याधर, शार्दर, जज्वल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती है। प्राकृतिक पिंगल में किन की रचनाएं मिलती हैं? विद्याधर, शार्दर, षडंगधर, जज्वल और बब्बर की। 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। इनका संग्रह किसने किया? 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। इसमें से हम फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट के लिए।
षाढंगधर 14वीं षाढंगधर का समय कौन सा? 14वीं सदी। शुक्ल ने हमीर रासो का रचयिता षाढंगधर और राहुल सकीर्तन ने जुज्वल को माना है। हमीर रासो का रचयिता किसे माना है? षाढंगधर को। राहुल सकीर्तन ने जुज्वल को। पेपर में अक्सर यही आता है, हमीर रासो का रचयिता कौन? षाढंगधर। आगे हम सिद्ध और नाथ पढ़ेंगे। सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत है। सिद्धों में संगा भाषा शैली का प्रयोग किया है। कौन सी शैली का? संगा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इन्होंने उल्टवासियाँ लिखी। सिद्धों की भाषा को संगा भाषा कहा जाता है। सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संधा भाषा कहा जाता है। मुनिदत्त और उदयभ्रज ने किया। इनका नाम मुनिदत्त और उदयभ्रज ने किया। इनमें 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं। लुइपा, हम 84 सिद्ध तो नहीं याद करते, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट याद कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोमीपा, शबरपा, सरपा, कोकिलापा। लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोमीपा, शबरपा, सरपा, कंकालीपा। लुइपा, लीला, वीरू, डोमी, शबर, सरपा, कलप्पा। इसमें 4 योगिनियाँ हैं। मणिभद्रपा, कनखलापा योगिनी, मणिभद्रपा योगिनी, कनखलापा योगिनी और लक्ष्मीकरा योगिनी, मेखलापा योगिनी। इसमें ट्रिक देखिए। लक्ष्मी ने कान में मेघ पहने। लक्ष्मी ने कान में मणि पहनी। लक्ष्मी ने कान में मणि पहनी और मेख गई। लक्ष्मी ने कान में मणि पहनी और मेख गई। सिद्धों में आगे है सरपा। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। किसने कहा? राहुल सकीर्तन ने पहले पढ़ा था। सरहपा को सरोजब्रज या राहुल ब्रज आदि नामों से जाना जाता है। सरोजब्रज और राहुल ब्रज। भट्टाचार्य ने इसे बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। इन्हें 32 ग्रंथ बताए हैं। दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्या गीत इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। चर्या गीत, ठीक है फ्रेंड्स, चर्या गीत। ये गीत देखिए, चर्या गीत इनकी अन्य उल्लेखनीय रचना है। आगे हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पत्ती का प्रयोग इन्हीं रचनाओं में मिलता है। बच्चन ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। आगे है शबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। सरहपा के शिष्य थे, यानी गुरु कौन थे? सरहपा। पहले कवि सरहपा। सन 780 में माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद। इनका देखिए फ्रेंड्स, चर्यापद और सरहपा का चर्या गीत था। आगे बच्चन ने इन्हें अनुमानते कुंडलिया पग का प्रथम प्रयोक्ता कहा है। आगे है लुइपा।
लुइपा का जन्म 773 में शबरपा के शिष्य थे। लुइपा किसके शिष्य थे? शबरपा के। गुरु कौन था? शबरपा। ठीक है। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। उन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ है। कण्हप्पा जलधरप्पा के शिष्य थे। कण्हप्पा जलधरप्पा के शिष्य थे। राहुल सकेते ने लिखा है, कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। आगे है डोमिपा विरूपा के शिष्य थे। इनमें 21 ग्रंथ बताए हैं। डोमी गीतिका, योगचर्या, इसमें दिया है योगचर्या। योग गीत किसका है? सरहप्पा का। चर्या पद किसका है? एक मिनट, चर्या पद किसका है? शबरपा का। और आगे क्या दिया है? योगचर्या। ये उल्टा है। योगचर्या ये डोमिपा का। अक्षर द्विकोश प्रसिद्ध है। दोहा कोश का संपादन, ये देखिए कुछ दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसमें सरहप्पा, तिलोप्पा और कण्हप्पा के दोहे संकलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बंगला अक्षरों में बोध गान को दुहा के नाम से निकाला था। इनमें रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बोध गान को दुहा के नाम से निकाला था। ये इतना खास नहीं है। आगे इसकी एक और क्लास आएगी फ्रेंड्स, नाथ साहित्य की आदिकाल की। इसके बाद हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा और इनकी रचनाओं की हम ट्रिक लेकर आएंगे बाद में।